हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि आप देख सकते हैं कि एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में पूछा गया है और जो कि 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपके बीच पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। दूसरा ऑप्शन है अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। तीसरा ऑप्शन है पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, हम आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं। अगर पता हो तो हमें कमेंट में बताएं ताकि हम समझ सकें कि आपने कितनी तैयारी कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टाइम समाप्त हुआ। अब विद्यार्थियों, आपके बीच में क्वेश्चन यही था कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसमें विद्यार्थियों करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो होगा, आप सभी के बीच में दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी, जो कि इसमें राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। आपका इस ऑप्शन में चारों विकल्प सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, ध्यान से देखिए, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा अगर एक भी क्वेश्चन अगर चूक गए तो। ध्यान रखिए। हाँ तो विद्यार्थियों, आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है और गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है और उनकी अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए हैं। और ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गैविष्ट यानी गाय का अन्वेषण है और गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। और जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, उसमें आमतौर पर गायें और दासियाँ होती थी और भूमि कभी न होती थी। और ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। इतना आप जानकारी लिखिए। विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी पूरा पढ़ें और ताकि इससे भी कहीं न कहीं घुमा फिरा कर क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपको भी दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैसा कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा गया है और जो कि 2022 एवं 23 के लिए वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है, फंसेंगे जरूर। तो आपके बीच ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है त्रिपिटक, दूसरा ऑप्शन है वेद, तीसरा ऑप्शन है आर्यसूत्र, चौथा ऑप्शन है अंग। तो यही कह रहा है आपके बीच कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। अगर पता हो विद्यार्थियों, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, कमेंट में तुरंत बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विद्यार्थियों, टाइम समाप्त हुआ। अब तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंग। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। आपके क्वेश्चन में 100% पूछा जाएगा पेपर में और जो कि वेरी मोस्ट है क्वेश्चन ये वाला। इसी के साथ आपको जानकारी देते हैं कि जैन साहित्य के विषय में थोड़ा सा देखिए। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग और 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इतना भी जानकारी रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि कितने उपांग, कितने अंग, कितने प्रकीर्ण, कितने छेद सूत्र, कितने मूल सूत्र जैन साहित्य आगम के अंतर आते हैं। तो ठीक है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। तो विद्यार्थियों आपके बीच तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया है, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपके बीच ऑप्शन है विद्यार्थियों कि तीसरी बौद्ध परिषद, दूसरा ऑप्शन है कलिंग युद्ध, और तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म को अपनाना, चौथा ऑप्शन है मिशनरी को शिलोंग भेजना। आपके क्वेश्चन में यही कहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो ठीक है, आपके बीच टाइम देते हैं आप विद्यार्थियों। मैं आपका इसमें तैयारी भी करवा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, कितना मुझको याद हो रहा है, याद है कि नहीं। तो आप याद होगा तुरंत कमेंट बताएं कि ये वाला करेक्ट आंसर है, तो टीचर को ये प्रभाव पड़ेगा कि विद्यार्थी इसका मतलब तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, टाइम शुरू करते हैं आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। अब तो आपके क्वेश्चन में यही पूछा है विद्यार्थियों कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो जिसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कलिंग युद्ध के कारण से हमारी अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया। ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे विद्यार्थियों कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो हमारा था वो कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया, और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं विद्यार्थियों। आपके बीच चौथा क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया है, और 2022 और 23 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आपके बीच ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंदुसार, और ऑप्शन सी है खारवेल, और ऑप्शन डी है मयूर शर्मा। तो आपके क्वेश्चन में यही कहा है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। तो आपके बीच ऑप्शन भी उपलब्ध है, अगर पता हो तुरंत कमेंट में बताएं। 10 सेकंड का टाइम देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ। अब तो ये जो प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खारवेल। जो खारवेल जी हैं ये हमारे कलिंग का एक महान शासक था। ठीक है, किस काल का? प्राचीन काल का। तो आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे, थोड़ा सा और ध्यान रखिए, वहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा सा उठाया जा सकता है, ध्यान रखिए। हाँ, तो बताइए आप थोड़ा सा कि प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। ठीक है, वीर एवं प्रतापी शासक था। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का शासक था, तो आप बताएंगे कि वीर एवं प्रतापी शासक था। पहला क्वेश्चन बन गया। इसके बारे में इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाथी गुफा अभिलेख किस महान शासक के लिए प्रसिद्ध था, तो आप बताएंगे खारवेल कलिंग। ठीक है, आप
इसमें से आगे क्वेश्चन हम आपको बता सकते हैं क्या फंस सकता है कि यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था। और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सदी में शासक हुआ था, तो आप बताएंगे कि द्वितीय सदी में। ठीक है। और तथा इसका संबंध खारवेल के चेदी वंश से था। आपसे पूछा जा सकता है कि खारवेल कलिंग किस वंश से संबंधित था, तो आप बताएंगे कि चेदी वंश से था, खारवेल के चेदी वंश से संबंधित था। और इनसे अनेक विजय प्राप्त की, जिनके मगध के शासक बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सातवाहन शासक पर विजय प्रमुख है। यहाँ से भी विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यह जैन तीर्थकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। ठीक है। कौन सी मूर्ति? तीर्थकर मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा, इसको भी ध्यान रखिए। इसने कृषि हेतु नहरों को निर्माण करवाया तथा प्राची नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नाम महल बनवाया। ठीक है। और कौन सा महल बनवाया, तो आप बताएंगे कि प्राची नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद का नाम बनवाया या महल बनवाया। महावीर प्रसाद, याद रखिएगा। यह जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। इसने एरो महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। इसको भी ध्यान में रखिए। एरा महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी, इतना ध्यान रखिएगा। इससे भी देख सकते हैं कि आपको एक व्याख्या सहित में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कहीं क्वेश्चन से बेस्ट आपका ये जो मैं व्याख्या बताता हूँ उसके विषय में, उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, उससे 3-4-5 प्रश्न बन सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, याद रखिएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो विद्यार्थियों आपके बीच 5वां क्वेश्चन देख सकते हैं कि एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको भी दिख रहा होगा विद्यार्थियों के एसएससी लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो आपके बीच क्वेश्चन यही कि एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके बीच ऑप्शन है, दिख रहा है, केवल बौद्धों का, बौद्धों और जैनों का, हिंदुओं और जैनों का, और हिंदू बौद्ध और जैनों का। तो आपकी तैयारी में हमेशा के लिए लगे हुए हैं, आपको टाइम देते हैं ऐप, ताकि आपको जो पता रहे ऑप्शन में करेक्ट लगाएं। तो ठीक है, टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो विद्यार्थियों आपको 10 सेकंड का टाइम मिल चुका हुआ है और आपने जो भी कमेंट में किए हैं करेक्ट है। तो हमारा एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदी बौद्ध और जैनों का। क्या होगा? हिंदी बौद्ध और जैनों का, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एलोरा गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान रखिएगा, हिंदी बौद्ध और जैनों का। आपको इसके विषय में पूरा जानकारी देते हैं, ध्यान रखिए। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर हिंदू बौद्ध और जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, खास इतना ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लास को जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि तभी विद्यार्थी पढ़ते रहें क्लास को। हाँ, तो विद्यार्थियों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 6 है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था। आप देख सकते हैं कि एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2011 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपके बीच ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन 2 है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन 3 है हर्षवर्धन, ऑप्शन 4 है रुद्र दमन। तो विद्यार्थियों आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी हर्षवर्धन। इसमें हम आपको टाइम नहीं दिए। यानी ह्वेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के दौरान भारत आया था। मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन में मत होइएगा। और आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि प्रसिद्ध चीनी यात्रा ह्वेनसांग लगभग 630 से 643 ईसा पूर्व के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। देख लीजिए, आपके बीच क्वेश्चन फंस गया यहाँ से कि जो प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग लगभग शासनकाल के दौरान भारत कब आया था? आप बताएंगे 630 से 643 ईसा पूर्व के मध्य हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ये क्वेश्चन आपके बीच दिख रहा है, पहला क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकता है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत सीयू की नामक ग्रंथ तथा उसके मित्र ह्यूली द्वारा रचित है, ह्वेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। तो किसके जीवनी से? ह्वेनसांग की जीवनी से प्राप्त होता है। और ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासकीय पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। देख लीजिए, आपसे एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन चुके हैं। तो सभी क्वेश्चन मोस्ट है विद्यार्थियों, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके भी 7वां नंबर क्वेश्चन है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? आप देख सकते हैं कि एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2005 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो आपके बीच ऑप्शन है विद्यार्थियों। ऑप्शन पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन दूसरा है आलम शाह, ऑप्शन तीसरा है बलबन और ऑप्शन चौथा है इल्तुतमिश। आपके बीच क्वेश्चन यही है विद्यार्थियों कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आपके बीच टाइम शुरू होता है अब 10 सेकेंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ। अब तो आपके क्वेश्चन में विद्यार्थियों यही पूछा गया है कि नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो विद्यार्थियों, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको आंसर की में इल्तुतमिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको अब हम इसके विषय में थोड़ा जानकारी भी देना चाहेंगे। उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर। हाँ तो विद्यार्थियों, आप बताइए और ध्यान में रखिए, और परीक्षा में इस ऐसे भी क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे, याद करके जाइएगा। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इल्तुतमिश को माना जाता है और इसकी सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईसा पूर्व था। और किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईसा पूर्व के था। और क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना प्रमुख आगे इक्ता प्रणाली, सैन्य, कौन सी प्रणाली? इक्ता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को तो व्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसको दिया जाता है इल्तुतमिश को। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसके स्थान पर? लाहौर के स्थान पर। देख लीजिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और के ए निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, एक पद और एक शिक्षा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया, ठीक है। किसके अनुसार? ए के निजामी के अनुसार, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपके फंसा है, ध्यान रख लीजिएगा और पूरा नोट करते चलिएगा, याद करके आइएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा विद्यार्थियों, बार बार कह रहा हूँ। तो ठीक है, आप ऐसे ही लगे रहिए। अभी आपको 13 12 13 क्वेश्चन और हैं
सॉल्व कराने के लिए। क्लास को जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर हो जाना चाहिए, ताकि वो भी, समय का अभाव बहुत है और क्वेश्चन बहुत इजी है, नॉर्मल है, ज़्यादा टफ नहीं है और आपका जो टाइम है बहुत ही कीमती चल रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, कंपटीशन का माहौल चल रहा है तो सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर किया जाए, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकें और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट एवं लाजवाब हैं। तो विद्यार्थियों, आपके कुछ 8 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। क्वेश्चन यही है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। तो आप देख सकते हैं कि आपके बीच एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देख सकते हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान रखिएगा। तो आपके बीच ऑप्शन है हरिद्वार सेकंड, और ऑप्शन 2 है बुक्का फर्स्ट, ऑप्शन 3 है हरिहर फर्स्ट और ऑप्शन 4 है देवराय सेकंड। तो आपको टाइम देते हैं 10 सेकंड का। 10 सेकंड के अंदर कमेंट में बताएं अगर पता हो तो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं आपका टाइम समाप्त हुआ। आप दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ज़्यादा गंभीर लेने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। और आपका ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरिहर सेकंड। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें इसके विषय में, ताकि उससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। गोवा को बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर सेकंड था और 1377 ईस्वी में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया गया। ठीक है, कब? 1377 ईस्वी में। एक क्वेश्चन बन गया कंप्लीट, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों, आपके बीच 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। आप देख सकते हैं कि एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया है। वेरी मोस्ट है क्वेश्चन 2022 के लिए, ध्यान रखिएगा। तो आपके बीच ऑप्शन भी उपलब्ध है विद्यार्थियों, आगरा, काबुल, लाहौर, दिल्ली। आपके बीच टाइम शुरू होता है अब, ताकि आपको पता हो तुरंत कमेंट बताएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। तो विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ अब। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये जो है कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 2009 में पूछा भी गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा। आगरा हमारा करेक्ट आंसर है। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, ध्यान रखिएगा। आपको और जानकारी देने के साथ में बताते हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन फंस सकता है। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। आपके क्वेश्चन पेपर में यही पूछा था कि कहाँ हुई थी, आगरा में हुई थी। केवल आपको इतनी जानकारी थी। आपको मैं और जानकारी दे रहा हूँ कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। मृत्यु 26 दिसंबर 1530, याद रख लीजिएगा। और प्रारंभ में उसे नूर अफगान, ध्यान रख लीजिएगा, नूर अफगान यानी आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? नूर अफगान यानी आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। ठीक है,
देख लीजिए 2-3 क्वेश्चन बन रहा है आपके बीच, ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा, नहीं तो पछताने का मौका मिल जाएगा अगर याद नहीं रहेगा तो विद्यार्थियों इसी क्वेश्चन के कड़ी के साथ में आपको आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तभी क्वेश्चन मोस्ट है, पढ़ लीजिएगा। तो हाँ विद्यार्थियों, आपके भी 10वां नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। क्वेश्चन आपके बीच यही कह रहा है कि शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। आप देख सकते हैं कि एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 एवं 2000 में पूछा गया है, तो 2022 के लिए भी वेरी मोस्टेड है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके बीच पहला ऑप्शन है कि पुणे, दूसरा ऑप्शन है करवार, तीसरा ऑप्शन है पुरंदर और चौथा ऑप्शन है रायगढ़। तो शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, आपको कमेंट बताना है। 10 सेकंड का टाइम देते हैं। पुणे, करवार, पुरंदर, रायगढ़। टाइम शुरू होता है अब। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ अब। तो शिवाजी की राज्य की राजधानी कहाँ थी, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी रायगढ़। ध्यान रख लीजिएगा, रायगढ़ शिवाजी के राज्य की राजधानी थी। ठीक है, आपको और जानकारी देना चाहते हैं। शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ तो थी ही, और आपको ये नहीं पता कि कब और किस राज्याभिषेक पर करवाया गया था। तो राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी की राज्य की राजधानी रायगढ़। शिवाजी द्वारा 1674 ईस्वी में, कब, 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक यहीं पर करवाया गया था। तो कब करवाया गया था, आपको याद रखना है कि 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक यहीं पर करवाया गया था, यानी कहाँ, रायगढ़ में। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो गया, नया क्वेश्चन भी मिला। तो इसी क्वेश्चन कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, और क्लास को सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी क्लास को ले सकें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक हासिल करने को सोच सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपके बीच 11 नंबर क्वेश्चन है कि अकाल तख्त का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण किया था वो कौन किया था। आप देख सकते हैं कि एसएससी स्नातक या एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 2011 में परीक्षा में आपके बीच पूछा गया था, और ये 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो अकाल तख्त का निर्माण किया था, आप बताइए कि गुरुमुख यानी गुरु रामदास ने, दूसरे ऑप्शन गुरु तेग बहादुर ने, तीसरे ऑप्शन है गुरु हरगोविंद ने, और चौथे ऑप्शन है गुरु नानक ने। आपके बीच ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। 10 सेकंड के टाइम में आप हमें कमेंट में बताएं इसमें राइट आंसर क्या होगा। पहला, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पाँचवा सेकंड, छठवां सेकंड, सातवां सेकंड, आठवां सेकंड, नौवां सेकंड और 10वां सेकंड। तो विद्यार्थियों आपका टाइम समाप्त हुआ अब। तो अकाल तख्त का निर्माण किया था वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी डी नहीं जी, बल्कि ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अकाल तख्त का निर्माण किया था वो है गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, अब डाउट नहीं होइएगा, क्लियर है। और आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे हरगोविंद के विषय में, अकाल तख्त के विषय में। ध्यान रखिए कि सिखों के छठवें गुरु, सिखों के कौन से गुरु, छठवें गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला था। कौन सी जाति में बदला था, लड़ाकू जाति में बदला था। इससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लौहगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। कौन से किले का निर्माण करवाया था, लौहगढ़ किले का। अमृतसर की रक्षा हेतु के लिए लौहगढ़ किले का निर्माण भी करवाया था। देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन में, एक व्याख्या में कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो ठीक है, आप पैसे ही पढ़ के जाइए, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा तो आप खट से कर देंगे, आपका पूरा का पूरा नंबर स्नैक कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों आपके बीच ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 12 है
कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं आपके बीच क्वेश्चन मौजूद हैं। आपके बीच ऑप्शन भी है 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। ये आपको हम 20 सेकंड का टाइम देते हैं विद्यार्थियों, और 20 सेकंड के अंदर आप लोग बताइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही जवाब आता है। आपके बीच क्वेश्चन यही था कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन शुरू होता है अब। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां सेकंड। 10 सेकंड कंप्लीट हुए। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। तो विद्यार्थियों आपका जो सेकंड पल है वो टाइम लास्ट हो चुका है। तो हमारे क्वेश्चन में यही था कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1849 ईस्वी को ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1849 में राइट आंसर है। अब आपको फुल जानकारी भी देना चाहेंगे, उसको पढ़ लीजिएगा, घुमा फिरा कर उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों जानकारी ये रखिए कि लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। कब किया था? 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। ठीक है। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। कितने सदस्यों को? 3 सदस्यों को। देख सकते हैं क्वेश्चन बन रहा है अब। और हेनरी लॉरेंस का प्रशासनिक व्यवस्था जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। कौन सा विभाग का? न्याय विभाग का। किसको बनाया गया? चार्ल्स मैसन को। ठीक है, इसे क्वेश्चन बन गया। और आप ये भी जानकारी रखिए कि इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बन गया। इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछेगा जरूर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब हैं, और सभी विद्यार्थियों के प्रति एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कंपटीशन के बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक हासिल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वो भी वेरी मोस्ट है, लाजवाब है। हाँ तो विद्यार्थियों आपके बीच क्वेश्चन 13 नंबर है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे कहते हैं का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आपके क्वेश्चन में है कि भारत ने ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी जिसे कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आप देख सकते हैं कि एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2001, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया है। 2022 एवं 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100% के साथ कह सकते हैं। तो आपके बीच ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। आपको 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आपकी तैयारी में शामिल हैं हम भी। तो टाइम शुरू करते हैं अब। कम पता हो तुरंत कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो, ताकि टीचर को ये पता चल सके कि विद्यार्थी कितनी तैयारी में लगे हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। विद्यार्थियों आपका टाइम लास्ट हुआ
और इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका? यानी भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आपको फुल जानकारी देते हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। हाँ तो विद्यार्थियों, दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपके बीच में देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यही भी बन सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो आप बताएंगे, अगर आपको याद रहेगा, पता रहेगा, तभी ना बताएंगे कि दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो आपके भी दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। ठीक है, किसे चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को। कब चुना गया था? 1892 को। और कहाँ चुना गया था? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। ठीक है, देख लीजिए कि एक व्याख्या में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा विद्यार्थियों। उसके बाद आप बता सकते हैं कि इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का प्रयास किया। कौन सी आंकड़ों की? राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना का प्रयास किया। ठीक है, और इन्होंने रहनुमाई सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, रहनुमाई तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, और किसकी स्थापना किए थे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तथा 1867 से 1868 ईस्वी में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें यह दर्शाया कि किस प्रकार भारतीय उन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। देख सकते हैं कि एक व्याख्या और एक क्वेश्चन में कम से कम 7-8 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो इसीलिए कहते हैं कहीं क्वेश्चन से बेस्ट मेरा ये व्याख्या है, जो आपको पूरी तरीके से फुल जानकारी देने के साथ साथ 5 से 7 क्वेश्चन एक व्याख्या में बन जाता है और मिल जाता है। आपसे कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच 14वां नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी सीपीओ परीक्षा 2008 में पूछा गया है, जो कि वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बीच ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, और ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। आपके बीच चारों क्वेश्चन मौजूद हैं। पता हो तुरंत कमेंट बताइए। 10 सेकेंड का टाइम देते हैं आप। टाइम शुरू हुआ अब। पहला, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पाँचवा सेकंड, छठवां सेकंड, सातवां सेकंड, आठवां सेकंड, नौवां सेकंड, 10वां सेकंड। तो विद्यार्थियों, आज जो आपका सेकंड और पल था ये समाप्त हो चुका। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, वो था ऑप्शन नंबर ए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ये 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसके विषय में और जानकारी देना चाहेंगे, ध्यान रखिए उसको भी। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। किस सम्राट को दे दिया गया? ब्रिटिश सम्राट को। इसके पूर्व भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार एक ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया, और उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल नियुक्त कर दी गई। कितने काउंसिल? एक काउंसिल।
ठीक है, देख सकते हैं कि 2-3 क्वेश्चन इससे भी बने हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी 15 नंबर है कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। ठीक है, ऑप्शन आपके बीच ये है कि भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सकें। आपके बीच में क्वेश्चन यही है विद्यार्थियों कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। आप देख सकते हैं कि एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2009 में पूछा गया है, जो कि 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो आपके बीच टाइम दिया जाता है, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो विद्यार्थियों, आपका टाइम समाप्त हुआ। आप अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे को ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना भी आपको जानकारी मिल गया। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, आपके बीच 16 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मॉडले भेजा गया था। एसएससी सेक्शन ऑफ परीक्षा 2007 में पूछा गया था। देख सकते हैं जैसा कि आपके बीच ऑप्शन है 1905 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। आपका टाइम शुरू होता है आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। आपका टाइम समाप्त हुआ विद्यार्थियों। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1907 में पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को 1907 निर्वासित करके मॉडले भेजा गया था। ठीक है, आपको फुल जानकारी भी देना चाहेंगे, इसको भी याद रखिए। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को 1907 ईस्वी में निर्वासित कर मॉडले भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। एक बार फिर से कहते हैं कि सभी जगह मेरी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि टाइम का बहुत ही अभाव है और परीक्षा बहुत नज़दीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी पढ़ लेंगे ताकि उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करेंगे। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती विद्यार्थियों, इसलिए मेहनत करते रहिए। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। आप भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं ताकि वो भी पढ़ सकें। किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें और ईर्ष्या न रखते हुए हमारी इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों के प्रति पहुँचाना आपका कर्तव्य है। आप पहुँचाइए, हमारा कर्तव्य है आपको पढ़ाना और बताना। तो ठीक है, इसी कड़ी के साथ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। हाँ विद्यार्थियों, आपको भी 17 नंबर क्वेश्चन उपलब्ध है। फॉसिस्ट वाव की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं कि नया क्वेश्चन है और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2005 में पूछा गया है। और फासिस्ट वाव की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी, आपके बीच यही क्वेश्चन है। आपके बीच ऑप्शन भी उपलब्ध है, जर्मनी, जापान, इटली, रूस। आपको
10 सेकंड का टाइम देते हैं। उस 10 सेकंड में आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो कि टाइम शुरू होता है अब। पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पाँचवा सेकंड, छठवां सेकंड, सातवां सेकंड, आठवां सेकंड, नौवां सेकंड, 10वां सेकंड। हमारा पल 10 सेकंड हो चुका, हमारा टाइम लास्ट हो चुका और इसका करेक्ट आंसर आपका यही मिला है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ऑप्शन नंबर सी किए हैं इटली में करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा, आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा मिल रहा है विद्यार्थियों। आपको फुल जानकारी भी देना चाहेंगे कि मुसोलिनी प्रारंभ में इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था। ठीक है, कौन सा सदस्य था? इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था। कौन था? मुसोलिनी। ठीक है, मुसोलिनी याद रखिएगा। किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह घोर राष्ट्रवादी बन गया। कौन सा राष्ट्रवादी? घोर राष्ट्रवादी। और युद्ध के बाद उसने फेशियो आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया। कौन सी आंदोलन में? फेशियो आंदोलन। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। मुसोलिनी ने अपने शक्ति फासिस्टों को संगठित करने में लगा दी। ठीक है, और इस दल का प्रभाव बड़ी तेजी से पूरी इटली में फैलने लगा। कहाँ जगह फैलने लगा? इटली में फैलने लगा। कब फैलने लगा? 1922। आते आते वह इटली का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हो गया। 1922 में आते आते वो इटली का सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हो गया। कौन हो गया? मुसोलिनी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा कर, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके बीच क्वेश्चन नंबर 18 है विद्यार्थियों। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आप देख सकते हैं कि एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2000, 2006, एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 1999 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं आपके बीच ऑप्शन भी मौजूद हैं इस प्रश्न का, यानी भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो आपके बीच ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन तीसरा है डॉक्टर BN राव। और ऑप्शन चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपके बीच टाइम दिया जाता है अब। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो विद्यार्थियों आपका जो पल था, जो टाइम था, वो समाप्त हो चुका। तो आप बताएंगे इसमें करेक्ट आंसर। हाँ विद्यार्थियों, जो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, आपने जो कमेंट में ऑप्शन नंबर बी लगाया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन वाले और ये ऑप्शन जो इसमें क्लिक किया है विद्यार्थी, करेक्ट आंसर है। राइट, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं और आपको इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी भी देना चाहेंगे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद ही और सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था, याद रखिएगा। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। ठीक है, इतना भी याद रख लीजिएगा सन वगैरह। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। हाँ तो विद्यार्थियों आपके बीच क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। आपके क्वेश्चन में ही है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 में पूछा गया है और 2022 के लिए वेरी मोस्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नहीं पछताने का मौका मिल जाएगा। आपके बीच ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, परमादेश, प्रतिषेध, व्यादेश और निषेध। और आपको इसमें हम टाइम नहीं देना चाहेंगे और आपको इसमें करेक्ट आंसर बताकर इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यादेश। व्यादेश जो है भारतीय संविधान में व्यादेश प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी। आपको फुल जानकारी के साथ और बताना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति है। देख सकते हैं कि आपके बीच क्वेश्चन फंसने लगा कि कितने प्रकार के रिटें उच्च न्यायालय में शामिल है, यानी 5 प्रकार के रिटें। और पहली है बंदी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेषण। देख लीजिए, आपको प्रकार भी पता चल गया। तो इसी जानकारी के साथ आपको लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि वो वेरी मोस्ट है और बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। हाँ, तो विद्यार्थियों आपके बीच लास्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति, अब आगे आपको करना है कि आप देख सकते हैं कि एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर फर्स्ट परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो आपके बीच उपराष्ट्रपति, आगे आपको क्या करना है, आपके बीच ऑप्शन में उपलब्ध हैं। लोकसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, कि राज्यसभा का सदस्य होता है, कि किसी भी सदन का सदस्य होता है, या सांसद सदस्य नहीं होता। तो आपको इसमें हम टाइम देते हैं 15 सेकेंड का। अगर पता हो तुरंत कमेंट बताइए। देखते हैं कौन किस में ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विद्यार्थियों आपका जो पल था, जो टाइम था, आप समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है, जो किए हैं ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। इससे पता चलता है कि विद्यार्थी मैक्सिमम बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। यानी उपराष्ट्रपति जो है सांसद यानी संसद सदस्य नहीं होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको फुल जानकारी देना चाहेंगे कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 66(2) के तहत उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद कितने के तहत? 66(2) के तहत। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किंतु वह यदि किसी पद पर है तो निर्वाचन के पश्चात उसे उस पद से त्यागपत्र देना पड़ता है जिस दिन से वह पद धारण करता है, उस दिन से वह पद रिक्त माना जाता है। उपयुक्त या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका। पूरे नए क्वेश्चन थे और बेस्ट क्वेश्चन थे और मोस्ट क्वेश्चन थे और आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस क्लास को जहां तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर हो जानी चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी अपने परीक्षा सेट में उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सकें और याद करके जाएंगे तो और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक हासिल कर सकें। और नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं
जिस भी कंपटीशन की भी तैयारी करवाऊँ, आप उस कंपटीशन की तैयारी का लाभ उठा सकें और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।